शुभ संध्या प्यारे छात्रों। आप लोगों को मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट क्लासेस शिवर बाय नितेश सर में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। हम लोग आज के क्लास में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का मोस्ट MCQ प्रश्न को करने वाले हैं। यह MCQ ठीक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जो छात्र या छात्राएं इस MCQ सीरीज को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे उनको आने वाली 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह वास्तविक संख्याएं का वह महत्वपूर्ण MCQ है जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे आते जा रहे हैं। ठीक है, हमारी संस्थान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों क्लास लेती है। ऑनलाइन क्लासेज जो है द एक्सीलेंट क्लासेस शिवर बाय नितेश सर यूट्यूब चैनल पे ली जाती है एवं ऑफलाइन क्लासेज जो है वह कुशहर हाई स्कूल के सामने कुशहर हाई स्कूल के ठीक सामने ली जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास तो आए करते हैं। यह जो है लेक्चर नंबर क्या होगा 6 होगा MCQ सीरीज का। इससे पिछले हम लोगों ने 5 लेक्चर ठीक है चैप्टर नंबर 1 के लिए गुजार चुके हैं। हम लोग आज के क्लास को MCQ सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि दो धन पूर्णांक A एवं B के लिए A बराबर BQ प्लस R हो तो A बराबर BQ प्लस R क्या होता है? यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला गया है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम आपको पहले से जैसा कि बता चुके हैं कि यह कब लागू होता है, तो जब जो है ठीक है ना 0 के बड़ा और बराबर होता है R लेकिन B से छोटा होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपको कौन दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, ए में तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ए में क्या बोला गया है कि जो है ना जीरो से क्या है ठीक है ना आपको जो है 0 से बड़ा होगा आर और बी से ही बड़ा होगा आर, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऑप्शन जो है ना ऑप्शन नंबर क्या बोला गया है जी डी बोला गया है। तो यह करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है ना, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम की कोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा तब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समूह होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? पूर्णांक संख्या यानी कि ठीक है ना 0 1 2 ठीक है ना, इससे पीछे -1 -2 ठीक है ना, ये सारे जो है ना इसको क्या कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो इन संख्याएं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन बोला गया है प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यानी कि समूह में अगर हम शून्य समेत ऋण संख्याओं को मिला देते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या हम लोग पहले के क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि काउंटिंग जो भी नंबर होते हैं गिनती की जो संख्या होती है जैसे कि 1 2 3 4 अनंत ये सारे के सारे क्या होंगे प्राकृत संख्या होंगे। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 मिला देंगे तो यह बन जाएंगे पूर्ण संख्या, और इसमें अगर हम माइनस वाले संख्या मिला देंगे तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे बन जाएंगे आपको ठीक है ना पूर्णांक संख्या बन जाएंगे। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा कि नहीं। तो पूर्ण संख्या यानी कि कहाँ से 0 से लेकर और अनंत तक की संख्याएं जो है वह कौन संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो क्या संख्या रेखा पर इस प्रकार की संख्या होती है? तो हाँ इस प्रकार की संख्या होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोला गया है क्या सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह क्या सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में हम लोग शून्य को मिला दे रहे हैं। किसको मिला दे रहे हैं? शून्य को मिला दे रहे हैं। तो अगर हम प्राकृत संख्या में यानी कि गिनती की संख्या में अगर हम 0 मिला दे रहे हैं तो अभी जैसा कि बताया है कि वे कौन संख्या बन जाएंगी, वे बन जाएंगी पूर्ण संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना था। ठीक है, तो उस टॉपिक का अब प्रॉपर अलग MCQ है। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 अगर पूर्णांक b एक को ठीक है ना पूर्णतः रूप से विभाज्य है। ठीक है ना, अगर b ठीक है a पूर्णांक से पूर्णतः रूप से कट जा रहा है तो कौन कौन कटता है? ठीक है, तो b को हम लोग क्या कहेंगे, तो b जो है ना वह a का क्या कहला जाएगा
भाज्य कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? अब जैसे देख लीजिए, हम जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो को ही पूर्णांक, जैसे कि मान लेते हैं कि 5, तो जीरो जो है वह 5 को विभाजित कर सकता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो जीरो जो है 5 को विभाजित करने की बात कर रहा है, तो जीरो के पहरा में क्या 5 आएगा, ठीक है ना। तो जीरो के पहरा में 5 तो नहीं आएगा, ठीक है ना। जीरो के पहरा में अगर 5 को लाना होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी पूर्णांक को ये विभाजित क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग कब होता है? तो यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का लॉसन निकालने में, दो नहीं, लॉसन निकालने में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसन निकालने में। हाँ, तो दो धनात्मक पूर्णांकों के हम लोग मौसन निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यह बोला गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, किस रूप का होता है? तो विषम पूर्णांक यानी कहने का मतलब क्या हो, या तो उसमें +1 या -1 न लगा हो, ठीक है ना। और जो विषम पूर्णांक के लिए बोला गया है, ठीक है, तो देखिए, ठीक है ना, विषम पूर्णांक का इसमें कौन सा रूप हो जाएगा, ठीक है, तो 2q + 1 हो जाएंगे विषम पूर्णांक का रूप, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, अब यहाँ पे सम पूर्णांक बोला गया है, ठीक है ना, किस रूप का होता है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि Q के रूप का होता है। सेकेंड ऑप्शन बोला गया है 3Q के रूप का होता है। थर्ड ऑप्शन बोला गया है 2Q के रूप का होता है। हाँ, तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है ना वह 2Q के रूप का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, ठीक है। तो यह केवल किसके लिए, ठीक है, तो सभी का सभी, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, यानी कि जो है ना ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, केवल सभी धन पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो जैसा कि अभी बताया है, ठीक है ना, कि यह केवल किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है, ठीक है, तो जो क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, जो क्या हो जी, धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, ठीक है ना, केवल क्या, धन पूर्णांकों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b का HCF, ठीक है ना, सबसे बड़ा है d, ठीक है, तो डी जो है ना वह क्या करेगा जी, ए को ही पूरा पूरा काटेगा और बी को ही पूरा पूरा काट देगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, सी और डी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी जो है ना वह बड़ा है किससे, डी से, ठीक है। तो हम लोग किताब में बोला गया था कि दो धनात्मक पूर्णांक जो है ना ए और बी में क्या होता था जी, ए बड़ा होता था किससे, बी से, तब ना यहाँ पे हम लोग सूत्र निकालते थे कि ए बराबर BQ + R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, सी है, एक जगह पे सी है तो यहाँ पे हो जाएंगे सी, अब बी की जगह पे डी है तो यहाँ पे हो जाएंगे डी, अब बाद बाकी जैसे का तैसे, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएंगे, DQ + R, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी में सी बड़ा है डी से, ठीक है, सी बड़ा है डी से, तो फिर से वही सी बराबर DQ + R, ठीक है ना। और जहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, यानी कि HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना, यानी कि मौसा शॉर्ट फॉर्म। क्या होगा अगर शेषफल r बराबर 0 है, तो r बराबर 0 यानी कि यह पूरा होगा 0, यह तो होते हैं भागफल, तो मौसा क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे इसका 16 का डी ऑप्शन, 16 का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बोला गया है 17 क्वेश्चन में, दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी में सी बड़ा है डी से, फिर वही बात, और आर जो है ना वह 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या बोला गया है कि आर जो है ना वह 0 के बराबर नहीं है, तो HCF सी और डी किनके बराबर होंगे, तो HCF सी और डी जो है ना वह HCF जो है ना CD के क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। फिर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, √18
√18। अगर आप √18 को तोड़िएगा, ठीक है, तो 3 तिहाई 9 आ दूनी 18। 2 को 3 में से क्या हो जाएंगे जी, 1 को 3 निकल जाएंगे और रूट के अंदर बच जाएंगे 2, ठीक है ना। तो √18 का परमैकारी गुणांक कितना है, तो √18 में अगर हम √18 से पूरा पूरा क्या कर देते हैं, ठीक है ना, गुना कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएंगे जी, ठीक है ना, पूरा पूरा परमेय संख्या में बदल जाएंगे। तो या तो √18 नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, √2। तो क्या इसमें ऑप्शन √2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो हम लोग क्या मारेंगे, 3√2 ही मार देंगे, यानी कि ठीक है ना, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, कि अपरिमेय संख्या को P/Q, अपरिमेय संख्या को P/Q, P/Q, ठीक है, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि हाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि हम, ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि अपरिमेय संख्या जो होते हैं ना, उनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस 19 क्वेश्चन का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहीं किया जा सकता है। अब 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए, यानी कि जो गलत कथन है उनको हमको पहचान करके और तब इसका उत्तर बता देना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। हाँ, तो यह जो है ना कथन सत्य है कि यदि आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे हम लोग परिमेय संख्या ले लेते हैं 2 और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2, और दोनों को गुना कीजिएगा तो 2√2, जो कि क्या होगा, यह हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएंगी। तो यह कथन जो है ना वह सत्य है, ठीक है, लेकिन हमको असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और तब दिए गए क्वेश्चनों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेरे द्वारा बताए गए बातों को, ठीक है, तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। उनको बताएं कि देखिए हमारे सर जो है ना ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम जो हो, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आपके द्वारा दिए गए समस्याओं को हम, ठीक है, क्या करेंगे, समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन में, ठीक है, क्या हो रुचि हो हमसे पढ़ने के लिए, तो ये कुशर हाई स्कूल के समय हम बता दिए हैं, सुबह या शाम किसी भी, ठीक है ना, वक्त हमें से विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बोला गया है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, ठीक है ना, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2, अगर 2 को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, 2 का उल्टा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जी, ठीक है, 1/2 हो जाएंगे। 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएंगे जी, 1/2 हो जाएंगे। तो क्या यह जो है अपरिमेय संख्या आया, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या बोला कि सभी परिमेय संख्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी प्रकार के परिमेय संख्या लीजिएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे जी वो, ठीक है, वह जो है ना आपको परिमेय के ही रूप में हो जाएंगे, ठीक है, अपरिमेय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि डैश एक परिमेय संख्या है। तो हम जो है ना यहाँ पे क्या किए हैं जी, गलत कर दिए हैं। यहाँ पे जो है ना, ठीक है, आपको जो है ना सी में जो है क्या होगा, यहाँ पे हम जो है एक से पहले जो है ना पाई लगाना भूल गए हैं, ठीक है ना। हम क्योंकि क्वेश्चन जो है ना हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन में हम जो कुछ त्रुटियाँ होगी, ठीक है, तो हम पाई लगाना भूल गए हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोला गया है सी ऑप्शन कि पाई एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, पाई जो है ना जब भी बोला जाएगा तो पाई क्या हो जाएगा जी, पाई जो है ना वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या बोला होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है क्या बोल रहा है कि पाई एक परिमेय संख्या है, तो यही कथन क्या है, असत्य है, और इसी कथन को क्या करना होगा, हमको टिक लगाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके क्या निकालते हैं, ठीक है। तो हम अब जैसा कि आपको बता दिए आज के ही क्लास में पीछे पूछे गए क्वेश्चनों में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या निकालते हैं, मौसन निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, मौसन निकालते है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोगों को वास्तविक संख्या में ही
अंक गणित की आधारभूत प्रमेय टॉपिक पढ़ना है और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला गया है कि 5, 15, 20 का लॉसा। तो अगर आप लॉसा निकालिएगा 5, 15, 20 का, ठीक है, निकाल लीजिएगा तो लॉसा आपको आएंगे 60। कितना आएंगे लॉसा? 60। ठीक है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, और मौसा, अब मौसा निकालिएगा तो मौसा कितना आएंगे आपको? 5 ही आएंगे। क्या आएंगे जी? 5 आएंगे। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात बोल रहा है तो 60 और 5 को काटिएगा तब तो दोनों तो 5 तक कट जाएंगे। 12 पंचे 60, 12 एकम 12, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ना वह क्या हो जाएंगे? 12:1 हो जाएंगे। और ऐसा कौन ऑप्शन है 12:1? ऑप्शन नंबर डी है। कौन ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अगर x एक भाज्य संख्या है, अगर जो है x एक भाज्य संख्या है, ठीक है, को P1, P2, P3 डॉट 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 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है, तो P1, P2, P3 डॉट 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 Pn एक कैसी संख्या होगी? ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझाना चाहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम लोग ले लेते हैं 24। 24 एक भाज्य संख्या है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, आपको गुणनखंडित के रूप में लिखते हैं। तो 24 को अगर गुणनखंडित के रूप में लिखिएगा तो यह कटेंगे 2 से 12 टाइम्स में, फिर यह कटेंगे 2 से 6 टाइम्स में, फिर यह कटेंगे 2 से 3 टाइम्स में। ठीक है, तो देखिए 2, 2, 2, 3 ये सब टूटे हैं, तो ये सारे के सारे कैसी संख्या होंगे? 2, 2, 2, 3, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 1 करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य संख्या। क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 यह बोल रहा है कि 4 के पावर n, 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे और कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होने चाहिए? तो हम लोग यह बात पहले ही जान चुके हैं, ठीक है ना, कि जो है ना शून्य, आपको जो है ना, आपको क्या बोला है, ठीक है, कि शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, तो वह जो है ना संख्या किसका किसका गुणनखंड होना चाहिए? या तो 2 और नहीं तो 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 तो इसमें पहले से क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है। मेंशन क्या नहीं किया गया है? 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 5। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्लास में करते हैं। अब बोला गया है यदि प्रथम 13,986 के अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। अब देख लीजिए इसमें n जो है ना वह किससे भाज्य होगा, यानी कि किसी से पूरा पूरा कट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है, ठीक है ना, तरीका भी याद होना चाहिए। 2 से ले करके और, ठीक है ना, 15 तक के विभाज्यता का नियम। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखने से साफ साफ ऑप्शन पता चल रहा है। ठीक है, देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है ना, कि जिस संख्या का इकाई से 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या, ठीक है, 4 से कट जाती है। तो 4 से अगर आप लास्ट के अगर 2 अंक 86 को काटिएगा तो नहीं कटेंगे, तो ये संख्या 4 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है ना, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है, कि जिस संख्या का इकाई से 3 अंक अगर 8 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो अगर इस 8 से काटिएगा 986 को तो नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 से आप काटिएगा तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वे संख्या है जो 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन है 13,986 वह 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? यदि P और यहाँ पे जो है ना P और क्या 2 जो है ना 2 से पहले Q होगा। ठीक है, 2 से पहले क्या होगा? Q होगा। ठीक है ना, हम क्वेश्चन जो है ना Q लिखना भूल गए होंगे। ठीक है, टाइप करने में क्वेश्चन छूट गया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर PQ क्या होगा? अब जैसे इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहते हैं। जैसे देख लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, और उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, और दोनों को अगर हम रूट में कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे? 2 तिया 6। तो 6 जो है वह किस प्रकार की संख्या हो जाएगी? ठीक है, तो 6 अब खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि 6 कैसी संख्या होगी। तो 6 जो है वह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? वह छोटी अभाज्य संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्या 2
और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है ना। इसका क्या बोला गया है, गुणनफल, तो कर देंगे गुना, तो 2 चौके 8। क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन फिर करते हैं कि दो क्रमिक भाज्य सम संख्या, अब ले लेते हैं लगातार दो सम संख्या 2 और 4, ठीक है। अगर इसका आप HCF निकाल दीजिएगा तो HCF कितने आ जाएंगे, इसका 2 आ जाएंगे, निकाल लीजिएगा HCF, ठीक है ना। 2 से किस में, 4 में, ठीक है। 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट जाएंगे, ठीक है। तो हम 2 और 4 जो है ना क्रमिक बोला है, कोई भी क्रमिक आप ले सकते हैं, 14, 16, 20, 22, ठीक है, 30, 32, किसी प्रकार का आप 2 क्रमिक सम संख्या ले लीजिएगा। अगर उसका आप HCF निकालिएगा तो कितना आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 29 बोला गया है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या जो है ना वह अपरिमित रूप से क्या होती है, अनेक होती है, ठीक है। ना तो भाज्य संख्याओं की कमी है और न ही अभाज्य संख्याओं की कमी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य यानी कि वैसे संख्या जो या तो 1 से नहीं तो स्वयं अपने आप से विभाजित हो, ठीक है। तो 25 को काटिएगा तो वह 5 से कट जाएंगे, 16 को काटिएगा तो 2, 4, 8, 16, 15 को काटिएगा 3 और 5 से कट जाएंगे। लेकिन 29 एक ऐसा संख्या है जो या तो 1 से कटेंगे नहीं तो खुद 29 से ही कटेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना वह ए करेक्ट हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन नंबर ए 29, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है। तो 625 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 625 को 5 से काटिएगा तो यह 125 मरतब में कटेंगे, फिर 125 को 5 से काटिएगा तो 25 मरतब में कटेंगे, फिर 25 को 5 से काटिएगा तो 5 मरतब में कटेंगे। तो 5 के कितने घात हुए, 1, 2, 3 और 4 घात हुए, 5 के पावर 4, ठीक है। तो 5 का क्या क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है, ठीक है। तो 5 का अधिकतम घात 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 और 91 का मौसा कितना होगा। तो 26 और 91 यानी कि वैसी अधिकतम से अधिकतम संख्या है जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः रूप से विभाजित कर दे, ठीक है ना, वह जो है ना विभाजित संख्या जो है दिए गए संख्याओं का मौसा कहलाता है। तो 26 और 91 को दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसी अधिकतम जो है संख्या है जो 26 और 91 को पूरा पूरा काट देगी। आप निकाल लीजिएगा 26 और 91 का अगर आप मौसा भी निकालते हैं, ऐसे हम बता देते हैं कि इसका जो है ना मौसा कितना आएंगे, 13 आएंगे, ठीक है। लेकिन निकाल दीजिएगा 26 तिहाई 78 होता है, 91 में से 78 घटा दीजिएगा तो बचेंगे 13। अब 13 से 26 को काट दीजिएगा तो 13 दूनी 26 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, 33 लौसा ए और बी, ठीक है। तो लौसा का सूत्र क्या कहता है, लौसा बराबर सूत्र होता है लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लेते हैं कि दो संख्या ए गुने बी बटा मौसा। तो मौसा किसका किसका, ए और बी ए का मौसा, ठीक है। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जो है हम लोगों को सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि ए गुने बी बटे मौसा ए बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, क्या हो जाएंगे, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या है। तो 156 ले लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है तो, और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 2 से अगर काटिएगा तो यह कटेंगे 78 मरतब में, फिर 2 से काटिएगा तो यह कटेंगे 39 मरतब में, और फिर 3 से काटिएगा तो यह कटेंगे 13 मरतब में, ठीक है ना। तो 2 अधिकतम रूप से कितना बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं आज के क्लास में ही कि जो 1 अथवा स्वयं से विभाज्य हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वे जो है ना अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएंगे, 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या जी, 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे के हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, ठीक है ना, हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये जो कथन है ना, इसी कथन को हम लोग जो है ना अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में गुणनफल किया जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया था, किसका,
24 का याद आपको होगा, ठीक है ना, कि 24 जो कि क्या था, भाज्य संख्या था। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए थे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, अभी भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 से अगर 12 को काटिएगा तो 6, फिर 2 से काटिएगा 6 को तो 3, 24 को तोड़ रहे हैं हम, तो कितना हो रहा है, 2 के पावर 3 और गुने 3, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया कि नहीं टूट गया, ठीक है, तो अवश्य ही तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो देखिए जो संख्या 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से वो विभाजित हो रहा है, तो वह स्वाभाविकता सी बात है कि कौन संख्या होगा वह, तो भाज्य संख्या होगा वह। कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना है, कितना, 23,750, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 23,750, क्या करते हैं इसको हम 5 से तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 से तोड़िएगा 23,750 के, तो 5 चौका 20, ठीक है, इसमें क्या बच गया 3, 3 पर 7 37, 5 7 35, 2 बच गए, 5 हो गए 25, 50 25 और 0 का 0। फिर आप 5 से काटिएगा 4750 को, ठीक है। तो यह क्या काटेंगे जी, 5 से काटिएगा, ठीक है। तो ऐसे यार देखिए 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूल कहता है पहले 2 से ही काटने के लिए, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला गया है, ठीक है ना, हमको बोला गया है 5 का अधिकतम घात है, इसलिए हम 5 से काट के चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 से भी काट सकते थे हम, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, तो 5 नमा 45, इसमें क्या बचेंगे 2, 5 25, 50 25, 0 का 0। फिर 5 से काटिएगा तो यह 190 मर्तर में कटेंगे। फिर 5 से काटिएगा, सॉरी 5 से काटिएगा तो यह कटेंगे 5, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, ठीक है ना, इसमें क्या बचेगा 4 0, ठीक है, 40, 5 8 40, ठीक है ना। अब तो यह क्या करेंगे जी, ठीक है ना, ठीक है। अब तो यह तो क्या जी, आपको तो 5 से तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 5 अधिकतम रूप से कितनी बार आया, तो 5 जो है गिन लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 कितनी बार आया जी, 4 बार आया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 यह कह रहा है, ठीक है, कि 1/1 के पावर n, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों को 9th क्लास में यह सूत्र पढ़ना है कि 1/1 के पावर जो n जो है ना, वह कितना के बराबर होता है, तो a के पावर माइनस n के बराबर होता है। तो ऐसा कौन ऑप्शन है a के पावर माइनस n, ऐसा हमको ऑप्शन जो है ना a के पावर माइनस n, बी ऑप्शन है, क्या है, बी ऑप्शन है। देखिए आपको बताते हैं बी ऑप्शन क्या है, a के पावर माइनस n है ना, देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन a के पावर माइनस n, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि p तथा q दो भाज्य संख्याएं हैं, यदि p तथा q दो भाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा, ठीक है। तो अगर अभाज्य संख्याओं का मौसक निकालिएगा तो उसका मौसक कितना आता है, 1 आता है, क्या आता है जी, 1 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस रूट अंडर b का परमेयकारी गुणांक कितना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर संख्याएं 2 हो और उसमें, ठीक है ना, क्या हो, धन चिन्ह या ऋण चिन्ह हो और उसका परमेयकारी गुणांक की बात कहा जाए, ठीक है, तो संख्या के जस्ट जो है ना विपरीत वाले चिन्ह के साथ जो है ना उसको गुणा किया जाता है, तो वह जो है ना परमेयकारी गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो अगर a प्लस रूट बी है, इसका परमेयकारी गुणांक बोला गया है, तो क्या हो जाएंगे, a माइनस रूट अंडर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कौन ऑप्शन हो जाएंगे जी, a माइनस रूट अंडर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका करेक्ट। अब बोला गया है, ठीक है ना, कि यदि a प्लस रूट बी, ठीक है ना, बराबर c प्लस रूट डी है, तो देखिए रूट जो है ना, रूट बी और रूट सी कैसी संख्या हम लोग को है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो a और c में क्या होगा, तो जब यह अपरिमेय अपरिमेय बराबर है तो a और c भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 2 के पावर 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना, क्या बोला गया है, 2 के पावर 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना, और उसके बाद फिर बोला गया 3 के पावर 2 गुने 2 गुने 5 का मौसक कितना है, ठीक है। तो दोनों में देख लीजिए, दोनों संख्या में 3 तो 2 बार मिल रहा है, तो हम 3 को लिख लेते हैं 2 बार, दोनों में 2 तो 1 बार मिल रहा है तो लिख लेते हैं 2 1 बार, और फिर 5 एक बार मिल रहा है तो 5 लिख लेते हैं 1 बार। अब 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 9 5 दूनी 10, तो 9 दहाई 90, 90 ऑप्शन नंबर हो जाए ए हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला गया है, संख्या 4 के पावर n, ठीक है ना, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है,
क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n, ठीक है ना, का अंक शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है। अर्थात अब देख लीजिए, जैसे हम n की बात कर रहे थे, n की जगह पे 1 रख लेते हैं, तो 4 का अगर एक बार गुना कीजिएगा तो 4 ही आ जाएंगे। अगर हम 4 के पावर 2 कर देते हैं तो 4 चौका 16, ठीक है ना। अगर 4 को हम 3 कर देते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है ना। अगर 4 के पावर 4 कर देते हैं तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, ठीक है ना। अगर हम 4 के पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएंगे, इसमें एक बार और 4 से गुना कर दीजिएगा तो 6 चौका 24 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हासिल 2, ठीक है, 2 दूनी, ठीक है, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। तो देखिए, या तो इसका इकाई अंक पर 4 आ रहा है, नहीं तो 6 आ रहा है, नहीं तो फिर 4 ना तो 6 ना 4 ना तो 6, यही आएंगे, ठीक है ना। इसका इकाई अंक पर 0 कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है, जिसको अगर हम n के जगह पे रख देते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यह बोल रहा है हमारे पास 45 कि वृत्ताकार पथ पर, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगाते हैं, ठीक है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो दिए गए तीनों संख्याओं का क्या कीजिएगा आप जी, लघुत्तम निकाल दीजिएगा, ठीक है। जो लघुत्तम आएंगे ना उससे जो है ना वही आंसर पर क्या करेंगे, ठीक है ना, ये तीनों धावक जो है ना पुनः मिल जाएंगे, ठीक है। तो लसा निकाल दीजिएगा, 15 आएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अब फिर बोला गया है यदि 65 और 117 का मौसा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो 65 और 117 का मौसा अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, 13 आ जाता है। क्या आ जाता है जी, 13 आ जाता है, ठीक है ना। और जो है ना मौसा जो है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, 65m, क्या जी 65m माइनस 117 के रूप में है, किसके रूप में है जी, 117 के रूप में। तो m का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे m के जगह पर हम क्या रख दें कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 65 और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, तब क्वेश्चन जो है ना इजी तरीके से बन पाएंगे, ठीक है ना। तो 65 दूनी 130 और 130 में से अगर 117 घटा दीजिएगा तो 13 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे m के जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे कितने, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्या, बी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2, 10, 20 का लॉस, तो लॉस आप निकाल दीजिएगा, 20 आएंगे, कितना आएंगे, 20, ठीक है ना। अब फिर बोला है कि मौसा, तो मौसा भी निकाल दीजिएगा तो 2 आएंगे। अब 20 और 2 किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 दहाई 20, 2 एकम 2, यानी कि 10:1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी हम लोग भाज्य संख्या लिख लेते हैं 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं 2। अगर दोनों का मौसम निकाल दीजिएगा तो आ जाएंगे आपको 2, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और उसका लॉस, तो अभाज्य संख्या का लॉस कितना होता है, संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, यानी कि ए और बी हो जाएंगे, यानी कि ए इंटू बी। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी कि लगातार यहाँ पे बोला गया है, तो जैसे हम 2 और 3 का मौसा निकालिएगा तो मौसा इसका निकाल दीजिएगा, इसका मौसा आएंगे 1, ठीक है ना, कितना आएंगे 1, जैसे हम निकाल के बताते हैं, 2 एकम 2, 3 में से 2 कटाइएगा 1, फिर 2 लगाइएगा, ठीक है ना। तो 1 दूनी 2, तो कितना से कटे, 1 से कटे, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होती है, कितनी होती है जी, अनंत होती है, अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 52 बोला गया है कि 47 तथा 369 में भाग देने पर शेष 3 बचे तब भागफल का मान कितना होता है, ठीक है। तो यह जो है, ठीक है ना, क्या बोला गया है जी, ठीक है ना, ये जो है एकदम 6ठा क्लास में जो हमने जो है ना यह क्वेश्चन पढ़ा रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे 47 से 379 में भाग दिया गया है, तो 47 हो जाएंगे भाजक, ठीक है ना, और 379 हो जाएंगे भाज्य, और शेष यहाँ पे होगा 3, तो भागफल का मान निकाल देना है, ठीक है ना। तो 379 सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
और प्लस शेषफल कितना दे दिया है जी, 3 दे दिया है। तो 3 इधर जाके तक हटेंगे तो हो जाएंगे 376, ठीक है ना। और उसके बाद 47 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे तो निकल जाएंगे क्या चीज़ हम लोगों को, भागफल। कितना निकल जाएंगे जी, भागफल निकल जाएंगे, ठीक है। तो 47 से काट दीजिए 376 को, ठीक है ना। तो यह जो है ना आप काट करके चेक कर लीजिएगा, यह पूरा पूरा जो है ना 8 मरतब में कट जाएंगे। 7 और 56 का 6 हासिल 5, ठीक है। 8 चौका 32, 5 37, यानी कि 8 मरतब में पूरा पूरा कट जाएंगे। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, अगर पी ए स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो यह जो है ना पी जो है वह ए को ही पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, ठीक है। तो लौसा क्या होगा, तो फिर लौसा बराबर जैसा कि आपको सूत्र बता दिए हैं, ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं। दो संख्या का गुणनफल क्वेश्चन कितना दे रहा था, 8670 अब बट्टा मौसा, ठीक है ना। अब 17 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। 17 पच्चे 85, 17 कम, ठीक है। 17 जीरो का जीरो, यानी कि अब 510 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसे क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, ठीक है। तो सम के लिए बोला गया है, तो सम का रूप क्या हो जाएंगे जी, 2m हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी, 2m हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, ठीक है, ए बी का मौसा, ठीक है ना, गुने ए बी का लौसा, यानी कि मौसा गुने लौसा, ठीक है ना। तो मौसा गुने लौसा जो है वह किसके बराबर होता है, लौसा गुने मौसा जो है वह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है, यानी कि, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को जो है, ठीक है, वास्तविक संख्या का यह लास्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या जब पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है ना, यह लास्ट हम लोगों का चैप्टर होता है वास्तविक संख्या का 10th क्लास का, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है आने वाले समय में कभी भी वास्तविक संख्याओं को, ठीक है ना, दिए गए प्रश्नों को हल करने में कठिन ना हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरे द्वारा बताए गए बातों को, ठीक है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चौथा चैप्टर नंबर 1 के चौथा टॉपिक से, पाई एक क्या है। तो पाई जो है ना वह एक क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो हम लोग तो पहले ही जानते हैं कि √2 जो है ना वह किस प्रकार की संख्या है, ठीक है ना, तो वह अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग करे, गुणा करे, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। कंडीशन केवल यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर हम समान अपरिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसी कंडीशन में परिमेय आता है। नहीं तो इनकेस छोड़ करके अन्य सभी हालातों में क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या ही आ जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बोला गया कि 1/√2 कैसी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या था, जैसा कि आपको बता दिए हैं कि पाई जो है वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे 2 पाई भी है, तो 2 पाई भी कौन संख्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय यानी कि जिसका रूट पूरा पूरा न टूटता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो √3 जो है वह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है π/2, क्या π/2, यह 2 नहीं है, ठीक है, π/2, ठीक है ना। तो π/2 कैसी संख्या है, ठीक है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या से भाग कर देते हैं अपरिमेय संख्या से, तो वह कौन संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या ही होंगे, यानी कि π/2 जो है ना वह भी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन 62 यह कह रहा है कि 3 - √3 कैसी संख्या है। तो 3 - √3 जो है वो भी एक प्रकार का कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा ही क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। फिर अगला बोला गया है कि √3 और बट्टा √12, ठीक है। तो देखिए रूट में संख्या है तो कट जाएंगे, ठीक है ना।
√3 एकम √3 ना, √3 चौका 12, ठीक है ना। अब एक में से तो निकल जाएंगे एक ही, ठीक है ना, और 4 में से कितना निकल जाएंगे 2, तो 1/2 कौन संख्या होगा, तो वह परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया कि 6 + √2 एक कौन संख्या है, ठीक है। तो 6 + √2 तो हम लोग जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 6 + √2 भी क्या हो जाएंगे, वह भी जो है ना वह एक प्रकार का कौन हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पेज में दिया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज जो ऑप्शन होगा सो तुम बताएंगे ही, ठीक है, बट यह कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, तब √n क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए n एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो हो सकता है n की जगह पे 1 हो सकता है n की जगह पे 2 हो सकता है n की जगह पे 3 हो सकता है n की जगह पे 4 हो सकता है n की जगह पे 5 हो, ठीक है। तो यह तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो परिमेय संख्या आ जाएंगे, ये तो सॉल्व नहीं होगा, यह तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, यह भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह परिमेय संख्या निकल जाएंगे, यह अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैसी संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, और साथ ही साथ एक को हम प्राकृतिक संख्या भी तो कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम, किसी अपरिमेय संख्या ए, ठीक है। तो अगर हम ए को उल्टा करते हैं तो वो पहले से जो है ना अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का उल्टा कीजिएगा तो भी क्या बनेगा, यह अपरिमेय संख्या ही बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट रह जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि जिसका रूट पूर्णतः रूप से टूट जाए या वर्गमूल पूरा निकल जाए। तो 16 + 25 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 4 कितना निकल जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यह कौन संख्या होंगे, यह जो हो जाएंगे परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर देख लीजिए परिमेय संख्या, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज देखिए सी क्या बोला गया है कि √11 को अगर हम √11 से गुना करते हैं तो ठीक है, तो 2 क्या हो जाएंगे, आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना, कि अगर 2 समान अपरिमेय संख्या हो, अगर वे क्या करें, ठीक है ना, गुना हो या भाग हो, ठीक है, तो वह परिमेय संख्या के रूप में टूट जाते हैं। बिकॉज कैसे, √11 या कितना हो जाता है, 121 हो जाते हैं, क्या हो जाता है जी, 121 में से निकल जाएंगे 11, तो 11 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर समान अपरिमेय संख्या हो, गुना में हो या भाग में हो, ठीक है, तो उसका जो है ना हल क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2.5 के बीच हो सकता है 2.1 आए, हो सकता है 2.2 आए, हो सकता है 2.3 आए, हो सकता है 2.4 आए, और इसी प्रकार के न जाने कितने सारी संख्याएं होंगे, ठीक है। बहुत सारी संख्याएं होती है, बिकॉज हम लोग बता चुके हैं कि 2 परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए किसका मान, ठीक है, लगभग 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के बीच आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप 11 को तोड़िएगा, ठीक है, तो 3 9 होता है ना, तो इसका मान 3 दशमलव जो है ना ऊपर आने वाले, 3 दशमलव जो है ना 1 से ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यह तो होगा नहीं। √5 के हम लोग मान क्या जानते हैं, √5 के हम लोग मान जानते हैं 2.23 क्या 4, ठीक है। देखिए 2.2 क्या इसमें है कि नहीं है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या जैसे कि मान लेते हैं हम, अभाज्य संख्या जो है 2 अभाज्य संख्या है, अगर इसका रूट कर दिया जाए तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी इसका करेक्ट। एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे शून्येतर परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 0, और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या हम लोगों को √3, ठीक है ना। इन दोनों का गुणनफल या भागफल, यानी कि दोनों को गुना किया जाएगा, तो गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम भाग भी करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, और 0 जो है वह किस प्रकार की संख्या होगी, ठीक है, तो 0 जो है वह एक प्रकार की परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़िएगा या घटाइएगा तो वह क्या होंगे, अपरिमेय संख्या ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए, यानी कि जो सत्य कथन है उस कथन को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कि परिमेय संख्या परिमित होती है, अपरिमेय संख्या यानी कि गिना चुना होता है। तो सबसे पहले तो बात गलत बोल दिया, तो इसको सत्य नहीं होगा। दूसरा बोला गया कि यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले ना, तो यह आवश्यक है, यह भी कथन गलत है। तीसरा बोला गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का रूप की संख्या निरूपित करता है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या, नहीं, ये भी कथन असत्य है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों कथन असत्य हो गए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, डी बच गया, ठीक है ना, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, ठीक है ना। तो जितने भी सारे अपरिमेय संख्या होंगे वे भी किसके उदाहरण होंगे, वास्तविक संख्या के उदाहरण होंगे ही होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला गया है, 3.27, 3.27 और भी दशमलव क्या है इसका शांत है, ठीक है। तो शांत किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जैसा कि हम आपको जो है बैक क्लास में बता चुके थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, तो जिसका क्यू जो है वह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में टूटता है, उसी का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है ना। तो जो है ना आप देख लीजिए 2/15, तो 15 को तोड़िएगा तो 3 और 5 के रूप में टूटेंगे, तो यह बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी है 11/160, अगर 160 को तोड़िएगा, ठीक है, 160 को अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो 2 से कटेंगे 80, ठीक है, 2 से कटेंगे 40, 2 से कटेंगे 20, 2 से कटेंगे 10 और 2 से कटेंगे 5, ठीक है ना। तो यह 2 और 5 के रूप में टूट रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे जी, शांत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला गया है कि प्रत्येक संख्या p/q का संगत ऋण परिमेय संख्या, तो ऋण यानी कि इसके पहले माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, वह संख्या क्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या उससे कहते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, या तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकलता हो, या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और एक ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या होता है, ठीक है ना, अशांत और अनावर्ती, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बच्चे अधिकांशतः रूप से कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, कि अशांत हो गया तो वह अपरिमेय हो गया, नहीं, अशांत में अगर आवर्त होता है तो वह परिमेय की श्रेणी में चले जाएंगे, लेकिन अगर आवर्त नहीं बना तब वह अपरिमेय संख्या के रूप में जाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो केवल अशांत मत याद रखिएगा, ठीक है ना, अशांत और फिर क्या, अशांत के बाद अनावर्ती भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्या, अशांत अनावर्ती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 1/3 और 1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं क्या होगी। तो अगर हम 1/3 को अगर हम जो है ना भाग देते हैं, ठीक है, तो यह आ जाते हैं 0.333, यानी कि 3 पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आवर्त बैठा सकते हैं, ठीक है ना। और 1.2 को अगर आप तोड़िएगा तो 0.5 आ जाएंगे। अब ऑप्शन दिए गए ऑप्शनों में, ठीक है ना, आप भाग करके चेक कर लीजिएगा कि 0.33 और 0.5 के बीच कौन ऐसी संख्या आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको रियली उत्तर बताते हैं, एग्जैक्ट उत्तर इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएंगे, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप 12 से जो है ना भाग कीजिएगा 5 को, ठीक है, तो कितना हो जाएंगे, 12 चौका 48, यानी कि देखिए 0.3 और 0.5 के बीच 0.4 आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या है, ठीक है ना, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे इसका दशमलव निरूपण ज्ञात करने के लिए 27 से 8 को भाग कर देंगे, ठीक है। तो 8 तो आने वाले नहीं है क्योंकि 8 बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बैठा देंगे दशमलव और यहाँ पे बैठ जाएंगे 0। अब 27 के पहरा में लाना है हमको 80, तो 27 दूनी 54, क्योंकि 27 से 81 ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 26, दशमलव तो बैठा चुके हैं, बैठा देंगे हम लोग 0, ठीक है ना। अब हम लोगों को 27 के पहरा में कितना लाना है, 260 लाना है, तो 27 नंबर लगाइएगा, क्योंकि 27 जहाँ 270, तो 270 इससे बहुत ही कम अधिक है, 10 मात्रा अधिक है, इसलिए हम लोग 9 मात्रा में लगाएंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे। 7 × 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6,
24, अब इसको हटा दीजिएगा तो ये आएंगे 17, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 0.96, हाँ तो 0.96 है, 0.95 है, यानी कि हमको एक और अंक निकालना हो तो हम लोग फिर इसे यहाँ पे क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। अब 27 के पार हमें कितना लाना है, हमको है 170 लाना है, ठीक है। तो 27 कम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, यानी कि 27 पचे देख लेते हैं कितना आता है। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, तो आपको जो 35 है, यानी कि 27 6 मरतबे में पूरा या कट जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 मरतबे में पूरा कट जाएंगे, यानी कि 0.29 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 11.5372। देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है ना वह शांत है, तो शांत किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। अब 82 क्वेश्चन क्या बोला है कि 2.12 फिर 112 फिर 111 फिर 4 को 12, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें एक की संख्या बढ़ती जा रही है, आवर्त नहीं बन रहा है, एक की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि यह अशांत अनावर्त है, ठीक है। तो और अशांत अनावर्त किस संख्या का होता है, दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 83 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होंगे, जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड, तो जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, 2 एवं 5 के रूप में टूटे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बोला गया है कि 2 और 3 के रूप में, नहीं गलत है। फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड बोला गया है कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो, जहाँ n और m जो है ना यह एक ऋणात्मक पूर्णांक था, यह ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, ठीक है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है, यानी कि प्लस में पूर्णांक होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 0 होंगे, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बोला गया है, ठीक है ना, 84 क्वेश्चन, परिमेय संख्या, ठीक है, p/q का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, ठीक है। तो 2 और 5 के रूप में जब नहीं होगा, यानी कि जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे कि 2 एवं 5 के रूप में नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है 85 क्वेश्चन, 0.0875 को p/q के रूप में बदलने पर क्या होगा, 0.0875, ठीक है ना, को p/q के रूप में, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे जी, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिएगा, आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको काटने के बाद इसका ऑप्शन जो है ना वह क्या आएंगे, ठीक है, देखिए हम काट करके बताते हैं, ठीक है, क्या था 0.0875, ठीक है। तो दशमलव हटाते नीचे कितने आएगा जी, दशमलव का जो है ना 4 अंक था, तो इसलिए 4 को 0 बैठा है। अब इसको क्या कीजिए, 5 से काट दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितने कटेंगे जी, 2000 5 10,000, ठीक है ना। इसको ही 5 से काटिएगा 875 को, ठीक है। तो 5 से काटिएगा 875 को, तो 16 आपको 19 बचे 85, इसमें का बच गया 2 5 50 25, ठीक है। फिर इसको 5 से काटिएगा तो कितने हो जाएंगे जी, ठीक है ना। इसको 5 से काटिएगा तो हो जाएंगे 400, इसको काटिएगा तो यह 5 से कटेंगे कितने टाइम से, ठीक है ना। तो 5 तिहाई 15, ठीक है ना। उसके बाद होगा इसमें का, ठीक है, 4 4 5 5 45, 5 नमा 45। अब यहाँ पे आ गया कितना जी, 400, ठीक है ना। अब यह किसे कटेंगे, ठीक है ना, देख लेते हैं, ठीक है, सही कटे हुए है ना, ठीक है। 400 पंचे 2000, इसको 5 से काटिएगा तो 5 3 15, ठीक है ना, 4 और 5 45, 5 नमा 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि व्यक्त करने पर क्यू के मान कितना होंगे, ठीक है ना। तो क्यू के मान यहाँ पे कितने आ रहे हैं देख लेते हैं, 1 मिनट। कितना बोला गया क्वेश्चन, 0.0875 को p/q के रूप में बदलने पर q का मान कितना होगा, ठीक है। तो 0.0875 था, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हटाए तो नीचे 4 जीरो लिखे हैं, चलिए ठीक है। आपको 2000 पंचे 10,000, इसको भी काट लिए हैं, ठीक है। तो 19 बचे 85, ठीक है ना, 19 सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे 19 नहीं होगा, यहाँ पे 19 पचे 95 होता है, ठीक है, गलती है, ठीक है। यहाँ पे 17 पचे 85 होता है, ठीक है, 17 पचे 85, ठीक है ना, और 5 का 5 यानी कि 175, ठीक है। अब यहाँ पे 400 पंचे 2000, इसको भी काट दीजिएगा, ठीक है। तो 5 3 15, ठीक है, इसमें का 2 5 50 25, ठीक है ना, माई मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है, गलती हो गई है। चलिए अब अगला फिर देखिएगा, इसको काटिएगा तो 80 पंचे 400, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएंगे जी, 7 पचे 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का मान अधिकतम कितना आया, 80 आया, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 80 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22/7 एक कैसी संख्या है। तो 22/7 जो है ना वह एक प्रकार की परिमेय संख्या है, क्या जी, 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फिर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है,
1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, ठीक है। तो 1/7 यह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है ना जी 1/7, ठीक है। तो 1/7 का तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्त होगा। तो इसका तो शांत नहीं होगा, क्योंकि जो है ना इसका क्यू जो है वह 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्त होंगे, क्योंकि अनावर्त कभी भी नहीं जाएंगे परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे 15/1600, क्योंकि 1600 को तोड़िएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे जी, 1600 को तोड़िएगा, ठीक है। तो 2 के पावर यह 4 होंगे, यानी कि 16, और उसके बाद क्या 100 बच गए, ठीक है। यानी कि 100 बच गए तो क्या, तो कितना हो जाएंगे जी, ठीक है। ये 10 के पावर इसका 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी यह अलग तरीके से टूटेंगे, और ठीक है। तो यह इसका दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत ही होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब इसको फिर 10 को तोड़िएगा 2 और 5 के रूप में टूट जाएंगे, यानी कि 2 और 5 के रूप में टूटेंगे, ठीक है। तो इसलिए 88 का आपको ए हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, यानी कि जो गलत कथन है उस गलत कथन को क्या कर देना हमको है, पहचान लेना है। तो बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये कथन सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय है, भी सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या, भी सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, नहीं, यह गलत कथन है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं होती, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी गलत बोल रहा है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 2/18 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। 2/18 का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे हम, 18 से क्या कर देंगे, हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो नहीं कटेंगे तो 0 बैठा देंगे, ठीक है ना। दशमलव बैठा देंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे 0। 18 के पर 20 लाना है, 18 कम 18, ठीक है। फिर से आपको जो है ना 20 में से 18 घटा दिए 2, दशमलव तो बैठा दिए, फिर 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 18 कम 18, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 ऐसे आते रह जाएंगे, तो 1.11 को हम 1.002 लिख सकते हैं, यानी कि 20 90 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि 5.23333, तो 3 का आवर्त बन गया। आवर्त किसका होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का होता है दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यानी कि 91 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोला गया है 0.32 को p/q के रूप में बदलना है, ठीक है। क्या 0.32, ठीक है ना। तो दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 2 को 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए आप, ठीक है ना। आपको क्या हो जाएंगे जी 8 चौका 32, और हो जाएंगे यह 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि 8/25 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, और तो नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि परिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित किया जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएंगे। p/q के रूप में परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। यह बात हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी बताए हैं, 10th क्लास में भी बता रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है 94 कि यदि परिमेय संख्याओं के हर में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य रूट संख्या हो तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो नहीं, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है ना। शांत होने के लिए केवल 2 और 5 ही चाहिए, लेकिन और अगर कोई संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत आवर्त हो जाएंगे। वह तो रहेंगे तो परिमेय ही, ठीक है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होंगे। अब अगला क्वेश्चन बोला गया 95 यदि परिमेय संख्याओं के हर में रूट संख्या 2 या 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। तो 2 और 5 होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रकार की, ठीक है। तो परिमेय संख्या जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग 5/4, ठीक है, 2/1, ये सब का सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक पूर्ण एक, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होती है, दोनों कथन सत्य है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब पूर्ण तो यह प्रकार की परिमेय संख्या होती है, जैसे कि देख लीजिए, ठीक है, पूर्ण 0 ही परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी, दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला गया है कि प्रकृत संख्याओं के योग संग्रह की क्रिया सापेक्ष, ठीक है ना। क्या बोला गया है, प्रकृत संख्याओं के, ठीक है ना, योग संग्रह की क्रिया के सापेक्ष क्या है, समृद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 98 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो असत्य कथन है उस असत्य कथन को हमको क्या कर देना है, पहचान लेना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय, प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक जैसे कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या तो क्या होता है जी, 0 से ही ना होता है, 0 1 2 3, लेकिन क्या है आपको जो है यह जो है आपको पूर्ण संख्या कभी भी बनेगा नहीं बनेगा। तो यही कथन क्या है, इसका असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 बोला गया है कि 1/17 के
ठीक है, दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या होगी, यानी कि 17 को अगर हम 1 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, तो अब हम लोगों को कितने अंक बाद वह अंक बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना डिवाइड कर लीजिएगा, 16 अंक बाद जो है ना वह अंक बार बार रिपीट करेगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 17 को 1 से, ठीक है। तो 15 तक समान अंक आएंगे, अलग अलग अंक आएंगे 15 तक, लेकिन 16वां अंक जो है ना वह पहिल का अंक के समान आने लगेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 बोला गया है, संख्या रेखा को क्या कहा जाता है। तो संख्या रेखा का जो है वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों को आज का क्लास का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, किसी प्रकार का समस्या हो तो हमें, ठीक है ना, 7870831491, ठीक है, फिर क्या कीजिएगा जी, कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए सुबह या शाम किसी भी समय में विजिट कर सकते हैं, कहाँ पे, कुशहर हाई स्कूल के सामने ऑफलाइन संस्थान चलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास पूर्णतः रूप से समझ में आया होगा। हम लोग कल के क्लास में पुनः इसी टाइम पे क्या करेंगे, नए चैप्टर लेकर बहुपद विजिट करेंगे, ठीक है ना, उपस्थित होंगे। और आप लोगों को 1 मार्च से यूट्यूब पर साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अलविदा करते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि, आप लोगों को दिन मंगलमय हो।